आज के मैच में कितने लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए, निकलस पूरन ने रन बनाए, सैम करन ने 3 विकेट लिए, कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छे रन बनाए, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और उसके बाद शिखर धवन ने 70 रन ठोके। जॉनी बेयरस्टो भी अच्छा खेला। दूसरी बात, लियम लिविंगस्टन ने आखिरी में आके कुछ पट्टे वट्टे चलाए अपने। लेकिन बात किसकी होनी चाहिए आज के मैच में? आज के मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर की बात हो सकती है मेरे ख्याल से। अब आप लोगों से भी क्या मतलब छुपा हुआ है इसमें हम आज के मैच में हम किसके बारे में बात कर सकते हैं सिवाय मयंक यादव की? आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इंडिया की 80-90 साल की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में मेरे ख्याल से आज एक बिल्कुल इतिहास बना है जब किसी बॉलर ने फास्टेस्ट बॉल डाली। आज तक इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में किसी ने भी इतनी फास्ट बॉल नहीं डाली है जो आज मयंक यादव ने 155.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो बॉल डाली है वो इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री की फास्टेस्ट बॉल थी। और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत फास्ट बॉलर्स हुए हैं। राइट फ्रॉम 1930s जब इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से मोहम्मद निसार और अमर सिंह की एक जोड़ी हुआ करती थी फास्ट बॉलर्स की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग बहुत फास्ट बॉल फेंकते थे। और ऑब्वियसली उस टाइम हमारे पास उस टाइम का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि बॉल कभी उसकी स्पीड रिकॉर्ड नहीं होती थी वहां। और इवन लेट 60s तक भी 70s तक भी ये स्पीड्स रिकॉर्ड नहीं होती थी बॉल्स की। तो उस टाइम भी, लेकिन कभी भी इतना फास्ट बॉलर इंडिया की हिस्ट्री में तो कभी नहीं आया। विदेशों में जो टीम्स खेलती रही, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनके बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे और बहुत फास्ट बॉल फेंकते थे। लेकिन इंडिया में आज तक कभी किसी ने इतनी फास्ट बॉल नहीं फेंकी। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बधाई होनी चाहिए इस बात के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा उसको देख के। और इस तरह का बॉलर जब बॉल करता है ना तो मन खुश हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे उसको विकेट मिलते या नहीं मिलते, क्योंकि वैसे भी उसका पहला मैच था आज। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उसको 3 विकेट मिले और उसने ना सिर्फ तेज बॉल फेंकी बल्कि बहुत अकलमंदी से भी बॉल की। और कुछ तो बल्लेबाज जो कि T20 के अपने मोड में रहते हैं तो वहां मैच की सिचुएशन के हिसाब से भी उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम इसको टैकल कैसे करें। हालांकि वो टैकल कैसे कर सकते थे इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतना फास्ट बॉलर, अब मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि जिस तरह से ये अनफिट हुआ था पिछले सीजन में, क्योंकि ये पिछले साल भी इनकी टीम में था लेकिन अनफिट होने की वजह से खेल नहीं पाया था। तो अब मेरी ये प्रार्थना है भगवान से कि भगवान इसको इंजरी से बचाए। और दूसरी बात, इसको कान में बाली और गले में माला पहनने की प्रेरणा ना दें कम से कम। तो जब तक ये डाउन टू अर्थ रहेगा तब तक इसके लिए स्काई इज द लिमिट टू ग्रो। और मैं सारे प्लेयर्स के लिए यही दुआ करता हूं कि आप ग्राउंडेड बने रहो। कभी भी ये चोटी बनाना और ये सब हरकतें जहां आदमी चालू करता है ना, बस वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पेरेंट्स को, साथ वाले प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को, कोचेस को, मेंटोर्स को, ये सब चीजों को के बारे में ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप अपने गेम के ऊपर कंसंट्रेट करो। और बाकी तो अब देखते हैं कि आगे के मैचेस में ये क्या करता है। मुझे मतलब मेरी, फिर से मैं कहूंगा कि मेरी प्रार्थना है कि ये फिट बना रहे और पूरा सीजन खेले। इसके लिए पूरा सीजन खेलना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ ये आईपीएल के लिए बल्कि इंडियन टीम के प्रोस्पेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर ये ऐसा ही बना रहे। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब चलिए बात करते हैं मैच के बारे में। मैच में आज लखनऊ में केएल राहुल को कुछ इंजरी हो गई थी। जैसी कि केएल राहुल के साथ तो हमेशा हमें ये उम्मीद रहती है कि ये पता नहीं कब अनफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि पुरानी उसकी वो जो थी क्वाड्रिसेप की इंजरी वो वापस आ गई है, इस वजह से आज वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेला। निकलस पूरन कप्तान था आज और निकलस पूरन ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग ले ली। अब देखिए, इसके बारे में डिबेट हो सकता है क्योंकि बाद में हमने मिड इनिंग्स में देखा था कि वो लोग ड्यू साफ करने के लिए भी वो बोरी वोरी चला रहे थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने पहले बैटिंग की। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि इनका होम ग्राउंड होने की वजह से इनको बहुत अच्छी तरह पता था कि एक तो सीजन के इस टाइम में ड्यू कितनी आएगी, और दूसरी बात, इन लोगों ने सबसे बड़ा फायदा उठाया ग्राउंड की डायमेंशंस का। तो ये चूंकि इनका होम ग्राउंड है तो इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है, ये लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं, इनको पता है
कि किस तरह से कहां से कैसे बॉलिंग करनी है, कहां शॉट्स मारने हैं, और इस लिहाज से इन लोगों ने अपने होम ग्राउंड की नॉलेज का बहुत बढ़िया फायदा उठाया, जो कि ऑब्वियसली पंजाब नहीं उठा पाया। लेकिन यहां पे मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये फ्रेंचाइजेज जो रहती हैं, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं ये, तो क्या हर टीम के लिए कोई भी ग्राउंड होम ग्राउंड नहीं होना चाहिए क्या? एटलीस्ट मैं कहता हूं प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं तो कम से कम डायमेंशंस के अंदाजे के हिसाब से तो ये सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस ग्राउंड की क्या डायमेंशंस है, कहां पे कहां से हवा चलती है, क्या सिचुएशन रहती है, क्या क्लाइमेट रहता है, इस सीजन का जो ये टाइम चल रहा है इसमें ड्यू आएगी या नहीं आएगी। ये सारी चीजें तो ये तो डेटा सारा अवेलेबल है, तो इसके लिए आप क्यों नहीं प्रिपरेशन करते हैं? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। यहां पे होम एडवांटेज में मान लेता हूं कि प्रैक्टिस के लिहाज से आपको ठीक है कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आप उस ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको जाके पहली बार पता चला है कि ये ग्राउंड की डायमेंशंस ऐसी हैं और इतना बड़ा ग्राउंड है कि यहाँ पे हमारे लिए छक्के मारना मुश्किल है, या हम स्पिनर्स को कब यूज कर सकते हैं, किस एंड से यूज कर सकते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए ना, लेकिन अफसोस की बात है कि ये नहीं होता है। तो ये अभी मुझे लगता है कि ये डेटा एनालिस्ट जो हैं, डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? डेटा एनालिस्ट आपको सिर्फ डेटा दे सकता है, लेकिन वो डेटा से इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है और उसको उसके अगेंस्ट हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये तो टीम मैनेजमेंट का काम है, ये कोचेस का काम है, कप्तानों का काम है। चलिए कप्तान मैंने मान लिया कि बहुत बिजी रहता है, तो कोचेस और मेंटर्स क्या करते हैं? उनका यही काम है, सपोर्ट स्टाफ का यही काम है, वो तो बाहर बैठे रहते हैं ना, उनको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही चीज है, जब इन लोगों ने पहले बैटिंग शुरू की तो बैटिंग में मुझे खुशी है कि आज क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बैटिंग की और वो कुछ लय में दिख रहा था। शुरुआत तो काफी इन लोगों ने अच्छी की। अब अगर हम बात करें तो जैसे लखनऊ के पहले 3 ओवर में 23 रन थे और उसके बाद चौथे ओवर में केएल राहुल आउट हुआ। केएल राहुल का उसके पहले भी एक कैच छोड़ दिया था इन लोगों ने। फिर उसके बाद 6 ओवर में इनके 54 रन जब थे तब देवदत्त पडिक्कल आउट हुआ। अब देवदत्त पडिक्कल से मुझे शिकायत है, देवदत्त पडिक्कल को रन बनाने चाहिए। देवदत्त पडिक्कल ये मतलब मौका मिस किया है उसने, मैं ये कहूंगा। बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट था। अब देखिए T20 आप खेलने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको स्ट्राइक रेट तो बढ़ा के रखनी है। अब कुछ भी हो, देवदत्त पडिक्कल ने रन नहीं बनाए तो नहीं बनाए और वो आउट हो गया। मतलब 6 बॉल में 9 रन बना के 2 चौके मारे और आप आउट हो गए। अब ये बात तो मेरे बिल्कुल भी गले नहीं उतरती है कि ये किस तरह से आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी इस परफॉर्मेंस को, और वो भी सैम करन की बॉल पे आउट हुए। मतलब हद कर दिया आपने, क्या है ये। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आया बैटिंग करने। मार्कस स्टोइनिस को इन्होंने प्रमोट किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ लखनऊ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम बैटिंग ऑर्डर क्या करें। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अभी तक इन लोगों का बैटिंग ऑर्डर कुछ डिसाइडेड नहीं है। और मतलब आयुष बदोनी पिछले बार उसने पिछले सीजन में एक पारी तो बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन आज जिस तरह से वो खेल रहा था उसके तो बल्ले में ही नहीं आ रही थी बॉल। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इन्होंने उसको क्यों ऊपर भेजा। उसने काफी बॉल्स मिस की, मतलब 10 बॉल में 8 रन बनाए उसने। वो तो कृणाल पांड्या ने अगर आके अच्छी बैटिंग नहीं की होती, जो 22 बॉल में उसने 43 रन बनाए 4 चौके और 2 छक्के के साथ, तो लखनऊ की तो हालत बहुत खराब हो जाती। देखिए निकोलस पूरन को ऊपर आना पड़ा मतलब खैर वो तो मुझे लगता है कि उसको तो और भी ऊपर आना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, वो जहां पे भी आया उसका साथ देने के लिए वहां पे आयुष बदोनी नहीं और मार्कस स्टोइनिस को भी थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा। मार्कस स्टोइनिस का ऐसे 12 बॉल में 19 रन बना के काम कैसे चलेगा? ठीक है, मैंने मान लिया कि आप को रन बनाने थे, आपको जो भी करना था आप उसमें आउट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करोड़ों रुपए खर्च करती है जब आपको आपके ऊपर फ्रेंचाइजेज, तो आपको परफॉर्म बेटर करना चाहिए। ये 19 रन का मार्कस स्टोइनिस से उम्मीद नहीं है, जबकि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। या तो आप बॉलिंग कर रहे हो, एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हो। अगर आप हर मैच में, मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस उस तरह का ऑलराउंडर है कि जिसको किसी भी मैच में 1 या 2 विकेट के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं उससे, या कम से कम 2 ओवर तो फेंके हो। 10 ओवर, 2 ओवर में अगर मान लीजिए उसने विकेट नहीं भी लिया तो भी अगर 12-15 रन भी देता है तो मेरी समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हो, जहां पे कि टीम को आपके ऊपर एज ए बॉलर कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो फिर तो आपको रन ज्यादा बनाने चाहिए ना। कृणाल पांड्या के ऊपर मुझे मतलब काफी अच्छा लगा कृणाल पांड्या के बारे में कि हार्दिक पांड्या की हरकतें उसको छू के नहीं गई हैं, और वो सगा भाई होते हुए भी मुझे उसकी हरकतें वैसी नहीं लगती हैं जैसी हार्दिक पांड्या की हैं। तो ये पूरी कोशिश करता है, इसको अपनी लिमिटेशंस मालूम है, और लिमिटेशंस ये इसका बिल्कुल सेम वही काम है मार्कस स्टोइनिस जैसा। अब यहां पे इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे बाहर होने में देर नहीं लगेगी। तो पिछले साल भी आपने अगर देखा हो, जब ये लोग थके हुए विकेट्स बनाते थे लखनऊ वाले, उस टाइम ये परफॉर्म करता था, ये बॉलिंग से विकेट लेता था। इस बार इसको बॉलिंग में अगर विकेट नहीं मिल रहे हैं तो ये कंपनसेट कर रहा है बैटिंग में अपनी, जो कि आज इसने अगर ये पारी नहीं खेली होती तो लखनऊ हार जाती मैच। तो कृणाल पांड्या का इंपैक्ट इस मैच में सबसे ज्यादा रहा, जिसकी वजह से लखनऊ 199 रन पे पहुंच सकी। अदरवाइज तो इनकी बहुत दिक्कत हो जाती। हालांकि लखनऊ ने, आप देखिए, लखनऊ ने बहुत बड़ा कबाड़ा किया है। मतलब ये फिर से मैं ये कहूंगा कि लखनऊ का कोच जस्टिन लेंगर है। आपको मालूम है जस्टिन लेंगर कोई छोटा मोटा बैट्समैन नहीं है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसने बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेला है, बड़े बड़े कप्तानों के अंडर में उसने खेला है। तो उसको तो इतनी अकल होनी चाहिए। आज लखनऊ ने जो अपना बैटिंग पावर प्ले देखिए, जो पहला पावर प्ले होता है 6 to 9 ओवर्स के बीच में, वो बॉलिंग टीम लेती है, और जो 13 से लेके 16 के बीच में, जो 13 ओवर्स के बीच में जो पावर प्ले होता है, उसको बैटिंग टीम लेती है। आज पहला तो बॉलिंग टीम जब लिया तो लिया, उसके बाद जब बैटिंग पावर प्ले का टाइम आया और 13 ओवर में इन लोगों का स्कोर, 12 ओवर में देखिए इन लोगों का स्कोर था 115 रन पे 3 विकेट। लखनऊ का स्कोर मतलब 12 ओवर में 115, और बहुत अच्छा स्कोर था। ये ऑलमोस्ट 10 की रेट से ये लोग पीट रहे थे। और उस टाइम कौन खेल रहा था? आपके पास खेल रहा था निकोलस पूरन और का क्विंटन डीकॉक। उस टाइम क्विंटन डीकॉक और निकोलस पूरन खेल रहे थे उस टाइम। ये है 12वें ओवर की बात। 115 रन पे 3 विकेट का स्कोर था। ऑलमोस्ट 10 की रेट से आप लोग रन बना रहे थे। और जब 13वें ओवर में जब बैटिंग पावर प्ले एक्टिवेट हुआ, इन्होंने उसी टाइम बैटिंग पावर प्ले ले लिया। अब बताइए आप, कॉमन सेंस की बात यह कहती है कि जब आप अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हो तो आपको अपना रिदम नहीं ब्रेक करना चाहिए। आप 10 की रेट से आपके बल्लेबाज बनाए चले जा रहे हैं रन। जैसे ही पावर प्ले, आप 13 से 16 के बीच में कभी भी ले सकते थे, लेकिन आपने बैट्समैन जो अच्छे खासे खेल रहे हैं, जो 10 की रेट से रन बना रहे हैं, उनका रिदम तोड़ के आपने बैटिंग पावर प्ले ले लिया। हुआ क्या नतीजा? 13वें ओवर में, मतलब जैसे ही पावर प्ले ये शुरू हुआ है और क्विंटन डीकॉक आउट हो गया। क्विंटन डीकॉक आउट हुआ है 13वें ओवर की पहली बॉल पे। जैसे ही आपने पावर प्ले लेके मतलब शुरू किया है काम, 13वां ओवर शुरू हुआ, इन्होंने बैटिंग पावर प्ले लिया और उसकी पहली बॉल पे क्विंटन डीकॉक आउट हो गया, क्योंकि रिदम टूट गई। एक वो ब्रेक आ गया 2.5 मिनट का। जिस टाइम आपके बल्लेबाज अच्छे पीटने में लगे हुए हैं, आपको क्यों ये बेवकूफी करनी है? अब ये बात कौन समझाएगा इनको? करोड़ों रुपए लेके ये कोचिंग और मेंटरशिप और ये सब करते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है? या मुझे ये नहीं समझ में आता, क्विंटन डीकॉक और निकोलस पूरन उस टाइम वहां पे खेल रहे थे, उनको मना नहीं करना चाहिए था कि नहीं, हमें अभी नहीं चाहिए बैटिंग पावर प्ले, हम 16वें ओवर में ले लेंगे। या 13 से 16 ओवर के बीच में अगर कोई विकेट गिर जाता तब आप ऑटोमेटिकली ले लेते, लेकिन आपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से टीम चैंपियन बनने से रह जाती है, या चैंपियन टीम्स इन चीजों का ध्यान रखती है कि वो ये सारी गलतियां नहीं करती हैं। ये बहुत सुनने में तो बहुत छोटी सी गलती लगती है, लेकिन जब आप मान लीजिए कि यही चैंपियनशिप फाइनल होगा, तब क्या होगा? और सामने कोई घाघ बैठा होगा आपका, आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी की तरह या रोहित शर्मा की तरह, वो आपको वहीं चबा देंगे, वहीं आपको चबा जाएंगे, वहीं दबा देंगे आपकी टीम को। ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई इनको समझाएगा, क्योंकि इनके बस की तो है नहीं। ये मुझे लगता है पढ़े लिखे हैं नहीं, ये बिल्कुल मजदूरों की तरह क्रिकेट खेलते हैं, इनमें अकल नाम की चीज नहीं है। अब बताइए आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि नहीं? क्या उनको उस टाइम बैटिंग पावर प्ले में टाइम आउट लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें इस बात पे। उसके बाद जहां क्विंटन डीकॉक आउट हुआ, वहां इन लोगों की फिर आस्किंग रेट की प्रॉब्लम हो गई।
फिर उसके बाद उस ओवर में 11 रन जरूर बने, लेकिन फिर उसके बाद 14वां ओवर इसने फेंका अर्शदीप ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की यार। अर्शदीप भी गड़बड़ कर रहा है कुछ, तो भी विकेट भले ही मिल गए उसको, लेकिन कुछ मजा सा नहीं आ रहा है उसकी बॉलिंग में। ये लोग बनाते रहे हालांकि 10 की रेट से रन, लेकिन फिर इनके विकेट गिर गए। 5 विकेट हो गए इनके 156 रन पे, 182 पे 5। फिर उसके बाद 18 और 19वें ओवर में इन लोगों के 2 विकेट गिर गए, क्योंकि फिर तो ये तो इनके बल्लेबाज ही हो गए थे खत्म। वो कृणाल पांड्या अकेला ही लगा हुआ था, मतलब कितने तो सिंगल्स उसने रिफ्यूज किए, क्योंकि सामने रवि बिश्नोई कर रहा है बैटिंग, मोहसिन खान के साथ बैटिंग करते हुए कृणाल पांड्या क्या कर सकता है। तो यही बात, ये इन लोगों ने बहुत ही गलत किया। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था इन सब बातों का। कृणाल पांड्या नॉट आउट जरूर गया, लेकिन 2-4-5 बॉल उसको मिस करनी पड़ी, जिन पे भी वो फायदा नहीं उठा पाया जो कि उठा सकता था। फिर भी इन लोगों ने 199 रन बना लिए, और मेरे ख्याल से पंजाब ने बहुत गड़बड़ किया। खैर उसके पहले हम ये बात करें, बॉलर्स में सैम करन ने 3 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, 10 की रेट से पिटा वो। कगिसो रबाडा ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसको क्या होता है, ये जो आपकी टीम का सबसे अच्छा बॉलर होता है ना, उसको संभाल के खेल जाते हैं ये लोग। तो कगिसो रबाडा को जब ये खेल रहे थे लखनऊ वाले, तो साफ समझ में आ रहा था कि ये इससे बचते हुए खेल रहे हैं, इसको विकेट नहीं देना चाहते हैं। राहुल चाहर अपने चोटी वाले महाराज, 3 ओवर में 42 रन, 1 विकेट। और उसके बाद भी बैट्समैन को आउट करने के बाद गुस्सा तो ऐसा कि बिल्कुल जैसे पता नहीं बैट्समैन ने जुर्म कर दिया है कुछ, इनको छक्के मार के। इन्होंने तो गलती की, इनने तो फेंक दी थी हाफ विकेट पे, तो क्या हो गया। बैट्समैन का फर्ज था कि वो उसको नहीं मारता, उसको सम्मान देता बॉल को। ऐसे ऐसे नालायक लोग इस आईपीएल में हैं, मैं क्या बताऊं आपको। और सब हरकतें वही है, चोटी बनाने में 3 घंटे लगाते हैं ये। उसके बजाय बॉलिंग की प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी, कम से कम आधे विकेट पे तो नहीं फेंकेगा बॉल। हरप्रीत ब्रार कितनी बढ़िया बॉलिंग करता है ये लड़का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। 2 ओवर में 14 रन दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे, निकलस पूरन और ये क्विंटन डिकॉक, और उसके बाद फिर कृणाल पांड्या आ गया, तो फिर ये शायद लेफ्ट हैंडर्स की वजह से इसको बॉलिंग नहीं दे पाए। और हमारे पर्पल पटेल, हर्षल पटेल नालायक, कितने पैसे मिले इसको, 11.5 करोड़। ये उसका ही भाई है, ये क्या नाम है कल वाले बॉलर का आरसीबी का, अलजारी जोसेफ। ये हर्षल पटेल, ये भी वही है, 4 ओवर में 45 रन, 1 भी विकेट नहीं। शक्ल पे 12 बजे हुए दिख रहे हैं अब, क्योंकि वो जो 8.5-9 करोड़, कितने करोड़ मिले हैं इसको मुझे तो मालूम भी नहीं है। उतने पैसे का जो वजन है ना, वो शक्ल पे दिखता है अब। लेकिन हो ये रहा है कि बैट्समैन को समझ में आ गया है कि ये क्या बॉल करता है। दूसरी बात ये है कि ये जो 3-4 साल पहले वो जो एक डिपिंग यॉर्कर फेंकता था ना, स्लोअर, वो इसकी आजकल निकल नहीं रही है हाथ से। इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हो रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं फेंक पा रहा है। इसको फेंकना चाहिए, प्रैक्टिस करे, हो जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी वो बॉल बड़ी इफेक्टिव हुआ करती थी, जो कि बैट्समैन मारने जाते थे और वो एंड टाइम पे उनके बल्ले के नीचे से निकल जाती थी। तो वो बॉल इसकी हाथ से निकल नहीं रही है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर में आ गया है। बाद में फिर जब पंजाब ने शुरू की बैटिंग, तो पंजाब ने भी धोना पीटना शुरू कर दिया। वो नए लड़के सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहला ओवर इन लोगों ने जो डलवाया उससे, तो मतलब वो स्पिनर तो कहने को है, लेकिन वो तो स्विंग कर रहा था, फास्ट बॉलिंग कर रहा था। वो जैसे वो एक वो भिखारिस्तान का बॉलर नहीं है, वो भी चोटी वाला नालायक, क्या नाम है उसका, इमाद वसीम, वो जैसी फेंकता है ना, उस तरह की बॉल फेंक रहा था ये। हालांकि वो फेंकता है राउंड द विकेट, ये फेंक रहा था ओवर द विकेट, और इसने भी निकाली स्विंग कर करके। लेकिन अच्छा ओवर फेंका पहले, बाद में तो फिर शिखर धवन को समझ में आ गया था। तो शिखर धवन ने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा के पीट पाट दिया बेचारे को तीसरे ओवर में। और फिर उसके बाद इन लोगों का आप देखिए, मोहसिन खान की भी पिटाई हुई शुरू में। 6 ओवर में इनके 61 रन हो गए थे, 10 रन, मतलब अच्छा खासा पीट रहे थे। आज तो बेयरस्टो भी खेल रहा था, आज तो बेयरस्टो के बल्ले में ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा मैं पिछले मैच में कह रहा था कि बेयरस्टो को रन बनाना जरूरी है। तो वो देखिए बेयरस्टो ने रन बनाए, और आज कहने को भले उसने 40-42 रन ही बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी थी उसकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा दिख रहा था, उसके बल्ले में बॉल आ रही थी। और ये अच्छा है पंजाब के लिए, क्योंकि इन बल्लेबाजों का रन बनाना जरूरी है। और देखिए ये इस लेवल के बल्लेबाज हैं
कि ये जब खेलेंगे तो रन तो बनाएंगे, तो इनको मौका देना भी जरूरी है। और जब ये लोग खेलते रहे, उसके बाद 10 ओवर में 98 कर दिए इन लोगों ने, 102 रन की पार्टनरशिप कर दी। और 102 रन पे पार्टनरशिप जो हुई है, उसके बाद फिर आया मयंक यादव हमारा। और मयंक यादव ने जो बॉल करना शुरू की है, तो फिर इन लोगों की तो घिग्गी बंद गई सारे बल्लेबाजों की। मतलब उस टाइम शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आ रही थी कि बॉल क्या हो रहा है। हालांकि शिखर धवन ने उसको सबसे अच्छा खेला, क्योंकि शिखर धवन ने बाद में, जैसा पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने कहा भी कि मुझे समझ में आ गया था कि बहुत फास्ट कर रहा है, तो बेहतर है कि मैं इसकी पेस को यूज करूं। और उसने उसकी पेस को यूज करके चौके वौके भी मारे, लेकिन बेयरस्टो को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। और बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा, ये जो तीन मयंक यादव की बॉल पे आउट हुए हैं, इन तीनों लोगों ने गलती वो की कि वो पेस को फोर्स करने चले गए। मतलब आप लोगों ने अगर देखा हो, वो ओवर द विकेट ही बॉलिंग कर रहा था। उसकी बॉल स्लाइटली ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर थी, और वहां से थोड़ी बहुत अंदर आ रही थी। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था उसकी बॉल में, लेकिन वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहा था। अब इस टाइम क्या हुआ, लेकिन वो ट्रेजेक्टरी उसके अंदर की ही थी। तो जब अंदर आ रही है बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से, और आप उसको लेग स्टंप के बाहर हट के मारोगे, तो फिर वही होगा जो ये तीनों बल्लेबाजों के साथ यही हुआ कि इनके बल्ले में ऊपर लगी बॉल, क्योंकि बॉल तेज आ गई। अब तेज आएगी बॉल तो ऑब्वियसली बल्ले के मिडिल में नहीं आएगी। अब इन लोगों को आदत है 135, 32 मुकेश कुमार होल्डिंग टाइप के बॉलर खेलने की। तो वहां तो क्या होता है, जब ये ऐसे साढ़े टाइप के 140 की स्पीड वाले बॉलर जब बॉलिंग करते हैं, तो बैट्समैन लेग स्टंप के बाहर हट के और लपेट देता है, मिडिल ऑफ द बैट छक्का मार देता है, चौका मार देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन जब ये 150 और 155 की स्पीड हो गई, तो वहीं इन लोगों की टाइमिंग गड़बड़ हो गई, और जो मिडिल में आती थी बॉल, वो इनके बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और खड़ी हो गई। तो तीनों विकेट इसी तरह से आउट हुए। आई एम श्योर कि बाकी टीमों के बल्लेबाज अब समझ गए होंगे इसको देख के। और क्योंकि देखिए, ये तो आज जो मयंक यादव ने बॉलिंग की है, ये तो आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया होगा कि आ गया है एक बॉलर। बिल्कुल, आज की तारीख में तो मयंक यादव दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई होगी कि अरे इंडिया के पास एक खतरनाक बॉलर आ गया है, ऐसा है वैसा। इंडिया के पास से मतलब बॉलिंग की है। तो अब लेकिन क्या होगा, सारी टीमों के जो कोच हैं, मेंटर्स हैं, वो सारे अब मयंक यादव की आज वीडियो देख रहे होंगे कि इससे हमको कैसे निपटना है। और आई एम श्योर कि जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बल्कि इवन पंजाब वाले भी, ये अब जब अपना मैच खुद ही देखेंगे वीडियो, तब समझ में आएगा इनको कि इन्होंने क्या गलती की है। इन लोगों को लेग स्टंप के बाहर नहीं भागना चाहिए था। ये लेग स्टंप के बाहर भाग के सबसे बड़ी गलती की है, और बाकी कोई बैट्समैन इस तरह का काम नहीं करेगा। तो वो उसको ऑफ स्टंप पे रह के खेलेंगे, जिससे कि उसको मिड विकेट में या स्क्वायर लेग में खेल सके या स्ट्रेट खेल सके। अब आप इस तरह के बॉलर को आप हट के लेग स्टंप के बाहर कोई या तो मिड विकेट पे नहीं लपेट सकते हो, ना ही आप ऑफ साइड में मार सकते हो। इतनी तेज बॉल आ रही है, आपके पास बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं होता है इतनी तेज बॉल खेलने के लिए। मेरे ख्याल से 0.3 सेकंड में तो बॉल वहां पहुंच जाती है इसके हाथ से। तो ऐसे में आप क्या प्लान कर पाओगे, तो आपको डाउन द लाइन ही खेलना पड़ेगा। खैर, बहुत बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं वहां ये निकालने के लिए इसका तोड़। तो आई एम श्योर कि निकालेंगी टीमें, और अच्छे बल्लेबाज भी निकालेंगे। तो मजा आएगा आगे के मैचेस में मयंक यादव की बॉलिंग और बाकी अच्छे बल्लेबाजों की बैटिंग देखने में। बाकी लल्लू पंजू टाइप के जो है, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के दिन अगर मयंक यादव इतना अच्छा बॉलर था, तो इससे इन्होंने ओपन क्यों नहीं करवाया। तो कई बार देखिए ये हो जाता है कि हो सकता है कि मयंक यादव नई बॉल से कॉन्फिडेंट ना हो। कई बार बहुत सारे बॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो नई बॉल में जो शाइन रहती है ना, उसकी वजह से उनके हाथ से बॉल स्लिप होती है, वो उसको ग्रिप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि 4, 5, 6 ओवर बाद जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाए और जब उसकी शाइन थोड़ी सी कम हो जाए, तो ग्रिप अच्छी आने लगती है। तो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए फास्ट बॉल फेंकने के लिए उसका बॉल को अच्छी तरह ग्रिप करना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो ग्रिप नहीं होगी तो हाथ से स्लिप हो जाएगी, जब स्लिप हो जाएगी तो स्पीड नहीं निकल पाती है। तो ये बहुत जरूरी है। हो सकता है मयंक यादव के साथ ये प्रॉब्लम हो कि वो नई बॉल नहीं कर सकता हो, जैसे और भी पहले बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स के साथ ये प्रॉब्लम रही है। एक कोई बॉलर था जिसका मैं नाम भूल रहा हूं, काफी वर्ल्ड क्लास का बॉलर है वो उससे भी नई बॉल नहीं होती है।
मुझे याद आएगा तो मैं कभी बताऊंगा आपको, मुझे अभी दिमाग से स्लिप हो रही है मेरे वो बात कि वो तो साफ कहता है कि मुझसे नई बॉल नहीं होती है, मैं फर्स्ट चेंज ही आऊंगा बॉलिंग करने। तो इस तरह के बॉलर्स होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि मयंक यादव को नहीं दी हो, या फिर हो सकता है वो अगर मान लीजिए कर भी लेता है तो शायद पहला मैच होने की वजह से नहीं दिया हो उसको बॉल। अगर लेकिन वो इतनी तेज बॉल फेंक सकता है तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि उससे पावर प्ले के 3 ओवर फेंकवाने ही चाहिए, क्योंकि फिर तो बैट्समैन में अफरा तफरी मच जाएगी। वहां बैट्समैन की फिर टेक्निक बहुत ज्यादा वो टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको रन तो बनाने ही है, और रन बनाने हैं तो फिर ऐसे में कैसे बनाएंगे। हालांकि ये होता ये है कि ज्यादातर टीमों में ओपनिंग बैट्समैन बहुत सीजन्ड बैट्समैन है, तो वो निकाल भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लखनऊ की टीम के मैनेजमेंट को डर हो कि केएल राहुल के साथ, सॉरी केएल राहुल नहीं, मतलब पहली बात तो यह है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, नर्वसनेस हुई, तो बेयरस्टो और शिखर धवन इसका ज्यादा फायदा ना उठा ले। तो इस वजह से भी हो सकता है। क्या देखेंगे आगे के मैचेस में क्या होता है। कुल मिला के तो फिर मयंक यादव ने तो कमर ही तोड़ दी, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं रहा। सा लियम लिविंगस्टन की कमर टूट गई थी, तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब ऐसा हाल हो गया है इनका, अब क्या किया जा सकता है। ये रे दे के मार पीट के सब कुछ करके भी 178 रन पे ये लोग ऑल आउट हो गए, 21 रन से मैच हार गए। तो लखनऊ मैच बहुत अच्छा जीती है, और इसके साथ ही इन लोगों के टेबल पे पॉइंट्स भी आ गए। अब इस टाइम अगर हम देखें कि इन लोगों में से, खैर मयंक यादव के अलावा तो और किसी ने बॉलिंग क्या की है, फिर वो तो कहने को मोहसिन खान को भी बाद में विकेट मिल गए, लेकिन अल्टीमेटली तो डिस्ट्रॉयर तो मयंक यादव ही था। उसके अलावा तो और किसी के बारे में बात करने का मतलब नहीं है। अगर मयंक यादव ने विकेट नहीं लिए होते तो ये क्या, ये तो फिर 10 विकेट से मैच हार जाते। जिस तरह से शिखर धवन और बेयरस्टो खेल रहे थे, बाकी किसी का तो बस की लगी नहीं थी मुझे कि विकेट ले पाएंगे कोई। अब देखिए टेबल की क्या पोजीशन हो गई है। टेबल की हालत ये है कि अब यहां पे सीएसके तो वही है, देखिए टॉप में, केकेआर दूसरे नंबर पे है, फिर राजस्थान रॉयल्स है, एसआरएच चौथे नंबर पे है। अब एलएसजी लेकिन 5वें पे आ गई है, 2 में से 1 जीता 1 हारा इन्होंने। पंजाब 3 में से 1 जीती 2 हार गई। देखिए पंजाब के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये पहला मैच जीत गए, अब ये 2 हार जाएंगे, अब ये फिर उसके बाद 1 फिर जीत जाएंगे, फिर 3 हार जाएंगे, फिर अल्टीमेटली फिर ये होगा मारते कटते कुछ करके 10वें 11वें मैच में 1 आध 2 मैच जीत के, और फिर ये 5वें 6वें पे आ जाएंगे, अपने हमेशा की जो इनकी पोजीशन रहती है वैसे ही। लेकिन इस बार अब ये देखना है आरसीबी का क्या होगा। अब आरसीबी की तो मुझे बड़ी हालत खराब लग रही है इस बार। खैर चलिए, ये है मुंबई इंडियंस इस टाइम आखिरी नंबर पे है। मजा आ रहा है बहुत देख के, ये तो देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुंबई इंडियंस आज आखिरी नंबर पे है, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है इनके साथ। अभी तो देखते जाओ हार्दिक पांड्या, तुम्हारी क्या हालत होने वाली है, मजा आएगा तुम्हारा। बहुत बढ़िया डांस होने वाला है हार्दिक पांड्या का इस बार, हम सब मिलके देखेंगे। और उसके बाद देखिए अब कल के मैचेस के बारे में हम बात करें तो कल डबल हेडर है, मतलब सॉरी 3:30 बजे से जो मैच है वो है अहमदाबाद में गुजरात और एसआरएच। ये बड़ा मजेदार मैच होगा। अब आप लोगों को भी लगता होगा मैं हर मैच के पहले कहता हूं कि कल का मैच मजेदार है। अभी ये आईपीएल में सारे मैच ही मजेदार होते हैं, तो फिर क्या क्या करें, अब ये कहना पड़ता है मजेदार तो है ही ना मैच। मजेदार मैच है ये, क्योंकि गुजरात और एसआरएच, अब एसआरएच जिस रेपुटेशन के साथ आ रही है तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। और अहमदाबाद में हालांकि होम ग्राउंड है इनका जीटी का, लेकिन ये पहला मैच जो होम ग्राउंड में खेले थे मुंबई के सामने कोई बहुत अच्छा नहीं खेले थे। इन लोगों को रन बनाने पड़ेंगे। ये इनके रन बनाने का मुझे गड़बड़ लग रहा है, इनकी बैटिंग काफी गड़बड़ है, दूसरी बात बॉलिंग भी इनकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और उधर एसआरएच तो बैटिंग भी बढ़िया और बॉलिंग भी बढ़िया, बॉलर्स तो एसआरएच के बहुत अच्छे हैं। बॉलिंग ये इन लोगों का, बैटिंग का तो कोई मतलब मुकाबले ही नहीं है। हालांकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप का अपना मैच हारी थी, जहां तक मुझे याद है अहमदाबाद में ही हुआ था शायद। अहमदाबाद में वो हारे थे या लखनऊ में, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हीं दो में से किसी एक जगह पे हारे थे। तो ये इन लोगों के दिमाग में ये भी चलेगा कि इनका क्या होगा। लेकिन फिर अपने अफगानी स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे, मुझे लगता है नूर अहमद को खिलाना पड़ेगा। क्या देखिए क्लासन जो कहा जाता है कि ये स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है वो सब ठीक है, लेकिन
हमने भी देखा है, नीदरलैंड से हारे थे ना ये। नीदरलैंड के स्पिनर्स ने ही भरा था इनमें भूसा साउथ अफ्रीका में, क्लासेन था ना उसमें, तो क्या उखाड़ा क्लासेन ने उस टाइम। तो वो सब बेकार की बातें हैं। जिस दिन लप्पे चल गए तो चल गए। T20 मैच में वैसे भी कुछ ज्यादा होता नहीं है, 50 ओवर में सबकी पोल खुल जाती है। तो खैर ठीक है, देखेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्लासेन में, ज्यादा क्लासेन का भी हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने। ये अभियान है तो मयंक यादव के सामने पता चलेगा। अब तो बहुत अच्छी बात है, मयंक यादव तो हमारा खिलाड़ी है, अब तो हम बोलेंगे। आओ, जो भी जिसके बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई दिमाग में, सारे आ जाओ, मयंक यादव से पिटवाएंगे हम तुमको, ठीक है। तो चलिए, तो दूसरा मैच जो है वो है CSK का और दिल्ली का। बेचारी दिल्ली, हालांकि दिल्ली 9वें पोजीशन पे है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप इतना भी मत नीचे गिराओ आप दिल्ली को, या इतना भी गिरा हुआ मत समझो। दिल्ली 9वें नंबर पे है, दिल्ली के नीचे है मुंबई। तो दिल्ली क्या, खैर कहाँ फंस गई। लेकिन अब विशाखापट्टनम में इनका मैच है CSK से। अब बताइए CSK क्या करेगी, इनका बहुत बुरा हाल करेगी दिल्ली का, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो उसके पहले लेकिन ये बात तो करें कि GT और SRH में क्या लगता है। GT और SRH में देखिए, जिस तरह से GT ने पहले 2 मैचेस खेले हैं, मुझे लगता है कि SRH का पलड़ा भारी है। SRH का पलड़ा भारी है, और यहाँ मतलब GT के जो बैट्समैन है ना, उनको आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। शुभमन गिल को बहुत रन बनाने पड़ेंगे, और डेविड मिलर को रन बनाने पड़ेंगे, और वो विजय शंकर, और ये मतलब विजय शंकर पिछली बार तो अच्छा खेला था, कुछ कर भाई इस बार। 2 मैच में तो तूने कुछ नहीं किया, कुछ तो कर यार भैया, इज्जत का सवाल है GT की। तो अब देखते हैं, मुझे लेकिन SRH का पलड़ा भारी लग रहा है। SRH जिस तरह से खेल रही है, भारी पड़ेगी थोड़ी GT के ऊपर। और दूसरे मैच में तो खैर DC का कोई मुकाबला ही नहीं है CSK के साथ। CSK मेरे ख्याल से CSK इनको भी 1 साइडेड हरा देगी बहुत बुरी तरह से, कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखेंगे जो भी होगा, मैचेस में तो मजा आएगा ही, और मिलेंगे अपन मैच के बाद। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी लिख के भेजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। एक हिमांशु पाल तो बेचारे लगे रहते हैं हमेशा कमेंट करने में, और हमारी बातचीत होती भी रहती है। मैं चाहता हूं कि आप बाकी लोग जो हैं वो भी अपने कमेंट्स लिखें इसमें, कि आपका क्या व्यू है इन मैचेस के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो लोग भी कमेंट्स लिखें, मैं उनके कमेंट्स डिस्कस करूं चैनल पे, उनके क्वेश्चंस भी लूं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।